धन्यवाद। राम राम जी। भाई हमारे अध्यक्ष को बधाई। ईकड़ी इनका गांव है, मेरा भी गांव है। चौधरी अजीत सिंह जी बहुत लगाव मानते थे गांव से और मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे ख्याल आया बैठे बैठे, क्योंकि नया नया जिला पंचायत ये लड़ा, सदस्य बना, तब भावना थी कि यंग लड़का है, एक परिवार से है जिनका पुराना नाता जुड़ाव रहा दल से, मौका मिलना चाहिए। चुनाव जिता दिया आपने, मेंबर बन गए। फिर संगठन में परिवर्तन की जो बात आई तो फिर इनका नाम आया। मैं नहीं जानता कब कैसे क्यों हुआ, लेकिन इन्हीं के नाम पे कलम चल गई मेरी। कुछ विश्वास रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था। अभी मैंने बैठे बैठे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तब मुझे पता लगा 28 वर्ष के हैं। अब दाढ़ी बना लिए ताकि लोग थोड़ा इन्हें गंभीरता से लें। पूरी उम्र पड़ी है। ये गलती भी करेंगे, आप सब निभा लेना। यही उम्र काम करने की है, तेज रफ्तार से काम करेंगे। और उनकी बहुत प्रबल भावना थी, इच्छा थी कि मैं अध्यक्ष बनाऊं। एक मौका मिलना चाहिए। गांव में आप आइए, लोग एकत्रित होंगे, समाज के, पार्टी के सब जिम्मेदार लोग। अच्छा हुआ मंच हमारा सजा हुआ है, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और केसी त्यागी जी दोबारा आपके बीच घूम फिर के आए हैं। मैं दिल यहीं था, स्वागत करता हूं। दिल बहुतों का यहीं रहता है। मैं नहीं जानता, रोज मैं मुलाकात करता हूं, फलाने दल में नेता, फलाने दल में नेता आके कहते देखो हम तो चौधरी साहब को मानते हैं, हमारा दिल तुमसे ही है। तो मैं कहता हूं दिल, जब दिल का जुड़ाव है और साथ होने तो किस काम के। तो त्यागी जी ने वो भी जो दूरी थी, अब कोई बहाना नहीं है। त्यागी जी, केसी जी आ गए हैं, लोकदल को भी मजबूती मिलेगी। और लोकदल का परचम सिर्फ ईकड़ी और सिर्फ मेरठ और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी के समय, चौधरी अजीत सिंह जी के समय है, एक विराट अस्तित्व। चौधरी चरण सिंह जी के विचार अभी भी उनकी आवश्यकता है, वे प्रासंगिक हैं। बहुत कुछ अगर आप उनके विचारों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, बहुत कुछ उसमें से अभी भी सीखने को मिलता है। लंबे अनुभव उनके साथ काम करने वाले लोगों के हैं, जो अभी भी मुझे यहां सभा में दिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज के राष्ट्रीय लोकदल में जो भविष्य की चुनौतियों को के लिए हमारे समाज को, इस क्षेत्र को तैयार कर रहा है। सरकार में भी हमारे प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार में हमारी ये पुरजोर कोशिश रहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब मुझे अवसर मिलता है और किसी ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान मैं कर पाता हूं जिन्होंने कभी चौधरी अजीत सिंह जी के साथ काम किया हो, जिन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह जी को देखा हो या उनके साथ काम किया हो, उनके करीब रहे हो, तो मैं ये मानता हूं अंदर अंदर कि मैं किसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह जी को मैं अपने करीब रख रहा हूं। और चौधरी चरण सिंह सिर्फ आदर्श नहीं, वो भी मैं अपने करीब रख रहा हूं जब मैं उनके साथ काम करने वाले लोगों को अपने साथ बैठाता हूं। तो इसलिए ये एक अनोखा मिश्रण है। नौजवान है, मैं भी अपने आप को अभी उसी श्रृंखला में जोड़ लेता हूं कुछ देर, लेकिन हमें पुराने रास्ते पे चलना है, नए लोग भी जोड़ने हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब पुराने रास्ते आज भी कामयाब हों। सारी नीति पुरानी निकाल के लाओगे और वही आज लागू करने की सोचोगे और ठानोगे तो वो भी सफलता आपको उसमें नहीं मिल पाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज संभव है, क्या चीज होनी चाहिए। लोकदल के बुद्धिजीवी, मेरठ क्रांति की धरती है, मेरठ इंटेलेक्चुअल्स की धरती है, मेरठ विश्वविद्यालयों की धरती है, मेरठ छात्रों छात्राओं की भूमि है। एक नवीन विचार, यहां का नवाचार देश और दुनिया तक पहुंचता है। तो इसलिए आज लोकदल की इस अहम बैठक में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और खास तौर से नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हर एक नौजवान, यहां पे बैठे हर एक छात्र और हर एक छात्राएं, अगर आप 10 को जोड़ेंगे
तब जो आप पार्टी के लिए चाहते हैं उन चीजों को हम हासिल कर पाए। ये दल आपका दल है, मैं आपका ही हूं, ये सारे लोग जो आपके बैठे हैं सामने मंच पे, ये भी आपके बीच के ही लोग। और आपका भला कैसे हो, ये रास्ता विकास का, हम उस रास्ते पे, उस पथ पे कैसे मजबूती से चल सकते हैं, उस पे आत्ममंथन हम लोगों को करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम का एक मूल उद्देश्य है, हमने जो नाम रखा है वो एकता। और एकता के क्या मोल है, क्या भाव है, लोकदल का कार्यकर्ता भली भांति जानता। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसानों में बंटवारे नहीं होने चाहिए, किसानों की कोई जाति नहीं है। वो चाहते थे किसान, कामगार, किसान, मजदूर, गांव का भूमिहीन भी, उस समय क्योंकि खेती हरी थे वो मजदूर, उन सबको साथ मिलके लेके राजनीतिक मुख्यधारा में उनको लाने की जो उनकी कयाबात थी, उसी का नाम लोकदल। और आज हमारे क्षेत्र में सौहार्द बना रहे, हिंदू मुसलमान सभी धर्म को मानने वाले लोग आपस में भाईचारे के भाव के साथ रहें, काम करें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, एक दूसरे को कंधा दें, सुख और दुख का साथ, यही समाज की जो पहचान होती है वो पहचान बरकरार रहे। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जहां तनाव होता है, चाहे जातिगत आधार पे हो, चाहे किसी और आधार पे कोई भेद अगर समाज में होगा तो वो समाज पिछड़ जाएगा। एक बड़ी चीज है जो अभी हमें दिखाई नहीं देती, अक्सर समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुरीतियां हैं जो लंबे समय से चलती आई हैं, हमें तब पता लगती हैं जब वो एक बड़े रोग के तौर पे हमारे सामने आती हैं। सबसे बड़ी समस्या, ज्वलंत मुद्दा हमारे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और पूरे देश में चीजें हैं, उत्तर भारत में शायद ये ज्यादा व्यापक तौर से देखी जाती है, वो है महिलाओं की भागीदारी। इस सभा में ही आप देख लो, आप अपनी संख्या में ही आंक लो, ऐसा तो है नहीं कि इकड़ी गांव में 50% महिलाएं नहीं हैं, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं। लेकिन शायद आपने ढंग से बुलाया नहीं, शायद आपने वो विश्वास नहीं दिया कि ये सभा तुम्हारी भी है, ये दल तुम्हारा भी है, ये मंच तुम्हारा भी है, ये परिवार तुम्हारा भी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। आज महिलाएं प्रधान बन रही हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, आंगनवाड़ी हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं। मेरठ का आदमी बहुत गर्व से कहता है कि हमने तो क्रांति की युद्ध देखे हैं। धन सिंह कोतवाल जी का नाम लिया जाता है सम्मान के साथ, अदब के साथ। महाराजा कदम सिंह जी का लिया जाता है, बाबा श्यामल जी का लिया जाता है। आज भी कोई ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा तो उसमें मेरठ के ही, इसी क्षेत्र के, इसी कर्मभूमि के हमारे नौजवान हैं। लहू बहाने का मौका अगर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो अपनी छाती आगे तान करके रखते हैं। ये क्षेत्र की पहचान रही है। लेकिन हमारी बेटियां भी हैं आर्म फोर्सेस में, बेटियां तीनों विंग में हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारी बेटियां नहीं कर रही। और मुझे खुशी से भी बताने में खुशी हो रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे, जो बुनियाद है स्कूल, वहां भी पहले भागीदारी कम होती थी। आज बेटियां हर पैमाने पे लड़कों से आगे चल रही। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, 2 लड़कियों ने टॉप किया है, दोनों के बराबर अंक आए हैं, दोनों टॉपर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो छात्राएं हैं। परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता है उसमें भी नतीजे लगातार उसमें देखा जाता है कि महिलाओं की, बच्चियों की भागीदारी शिक्षा के गुणवत्ता में उनकी गिनती बढ़ रही। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी यूपी की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। आप लोग इतनी चिंता नहीं करते, आप अपने काम की, खेत की, कारोबार की चिंता करते हो। लेकिन जो घर की, गृहस्थी की, आंगन को संभाल रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं आपसे ज्यादा, खेतों में कामगार बन के आधुनिक अर्थव्यवस्था में शामिल होके, ये घर की महिलाएं अगली पीढ़ी की ज्यादा चिंता करती हैं। और इसलिए जब मैं शिक्षा की बात करता हूं, शिक्षा मंत्री बना हूं, तब से मैं मानता हूं कि महिलाएं जो हैं मेरी बात ज्यादा सुन रही गंभीरता से। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी राज्य सरकार भी, अभी जो बजट पेश हुआ, 9 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ।
यूपी की तस्वीरें बदल रही हैं, धीमे 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 प्रभाव दिखाई दे रहा है। और 9 लाख करोड़ के बजट में सारा 12.5% शिक्षा क्षेत्र को आवंटन दिया है। ये सब लोग जानते हैं। दक्षिणी भारत में कुछ राज्यों ने लीड ली थी, केरल जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य का बंटवारा हो गया, तेलंगाना नया राज्य बना है। वहां पे आप सरकारी स्कूलों की जाके व्यवस्था देखोगे तो आपको ये बात कटेगी, आपको ये बात, ये टीस पहुंचेगी, दर्द होगा और बात महसूस होगी कि हम यूपी में सरकारी स्कूलों में हम क्या कर रहे थे इतने वर्षों से, हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। एक के बाद एक सरकारें आई, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी जो 9 लाख करोड़ का बजट आया है, दूसरे राज्यों के अनुपात में शायद एक बड़ा निवेश यूपी सरकार ने प्राथमिकता बना के शिक्षा के क्षेत्र में देने का फैसला लिया है। मैं बधाई देता हूं यूपी की सरकार। और महिलाओं के लिए विशेष योजना बनी है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, 400 करोड़ रुपए दिए शायद। और हमारी कन्या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कन्याएं हैं उनके लिए एक विशेष योजना बनाई जिसमें 1 लाख रुपए तक का प्रावधान दिया। कायाकल्प और अलंकार 2 ऐसी योजनाएं हैं। मैं दूसरे राज्य के शिक्षा मंत्रियों से बैठक करता हूं तो बताता हूं कि यह भी मॉडल है। अगर आप अलंकार योजना में देखेंगे तो प्रदेश में 2450 माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 35 मानक में निवेश हुआ है। और वो जमा योजना है, समाज के लोग देते हैं और सरकार भी देती है। सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं, गवर्नमेंट एडेड जो एक बड़ा परिसर है उत्तर प्रदेश में, बड़ी संख्या गवर्नमेंट एडेड स्कूल की है, उसमें भी उस योजना में निवेश हो रहा है। कायाकल्प योजना 2018 से योजना चल रही है। अब तक के 1,26,000 सरकारी स्कूलों को प्राथमिक पाठशालाओं में 19 मानक में निवेश किया गया। एक बात है कि आपके पास क्लासरूम नहीं था, क्लासरूम बना दिया, बाथरूम नहीं था, बाथरूम बना दिया, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बाउंड्री वॉल नहीं था, खेल की सुविधा नहीं थी, कंप्यूटर लैब नहीं था, लाइब्रेरी नहीं थी। एक तो हो गया पक्के निर्माण और एक हो गई शिक्षा की गुणवत्ता। उसके लिए आपको अध्यापकों पे भी ध्यान देना होगा। हर कार्य क्षेत्र में आज यूपी में जो 10 साल पहले स्थितियां थीं, आज एक बड़े व्यापक स्तर पे एक प्रयास और एक निर्माण हो रहा है। मैं बधाई देता हूं। और केंद्र सरकार की जो समग्र योजना है, इस साल के केंद्र सरकार के बजट में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा निवेश शिक्षा के क्षेत्र में इस साल के बजट में जो प्रस्ताव भारत के पार्लियामेंट ने पारित किया, उस साल 83,000 करोड़ रुपए देश भर के स्कूलों में निवेश केंद्र की सरकार कर रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बुनियादी व्यवस्था में जो राष्ट्र निर्माण की नींव है, जिसका प्रभाव एकदम दिखाई नहीं देता, लेकिन 10-20 साल में कार्य पद्धति पे, हमारी विकास की गति में, हमारी सामाजिक जो है निर्माण में, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो आज हम निवेश कर रहे हैं उसका प्रभाव 10 साल बाद दिखाई देगा। मुझे खुशी है कि मैं इस यात्रा में छोटा सा अपना जो है आहुति दे पा रहा हूं। यहीं रासना के बैठे हैं हमारे प्रबंधक, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने रुचि दिखाई और आपने मांग की कि हमारा इतना पुराना पाठशाला है। पुरानी तस्वीर त्यागी जी के पास थी, चौधरी चरण सिंह जी गए, उनका पत्र लग रहा था उस शिक्षण संस्थान में। जहां मुझे ऐसे दिखते हैं लोग जिनके खून और कर्म में सामाजिकता ओतप्रोत हो, जो चाहते हैं संस्थाओं का निर्माण, वहां मुझे खुशी होती है कि मैं अपना योगदान दे पा रहा हूं। रासना में भी खेल का एक निर्माण मेरी सांसद निधि से होने जा रहा है। यहां दबतुआ के लोग मिले थे, दबतुआ के भी आए हुए हैं। यहां दबतुआ में इनकी मांग थी, वहां भी खेल का निर्माण हो रहा है। और खेल का एकमात्र विश्वविद्यालय है पूरे प्रदेश में। अब ऐसे 14 विश्वविद्यालय अनेकों राज्य में बन रहे हैं, लेकिन लीड उत्तर प्रदेश ने ली मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। वो निर्माण भी कहीं दूसरे क्षेत्र में नहीं हो रहा, वो भी यहीं सरदना विधानसभा क्षेत्र में, यहां से मात्र शायद 10 किलोमीटर की दूरी होगी, वहां 15 किलोमीटर की दूरी होगी। वहां उस परिसर को मैं देख के आ रहा हूं। और इसी एकेडमिक साल से
वहां अंडर ग्रेजुएट और मास्टर के प्रोग्राम होंगे, वहां पीएचडी की भी प्रोग्राम होंगे, वहां कोच भी तैयार होंगे और वहां उस परिसर से खिलाड़ी भी तैयार होंगे जो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। तो ये तो सरकारी काम हुआ। कौशल विकास की भी अनेक संभावनाएं। यहीं मेरठ में, साकेत में जो सरकारी आईटीआई, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी आईटीआई है, बड़ा परिसर है, 20-25 एकड़ का निर्माण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लगा हुआ क्षेत्र है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी सरकारी योजना के अंतर्गत उस संस्था को लिया गया था। पीएम सेतु 60,000 करोड़ की जो योजना आई है कौशल विकास के लिए, उसी के अंतर्गत उसे एक हब बनाकर वहां पे विकास कैसे पहुंचाया जा सकता है। और खेल के जो इंडस्ट्री यहां लग रही मेरठ में, जो बॉल बनाते हैं, बैट बनाते हैं, ग्लव बनाते हैं, मुझे बहुत खुशी है। जो महिलाएं मेरी यहां बैठी हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक और फर्स्ट, एक और नवीन काम, उत्तम काम जो मेरठ के लोगों ने किया, जो कहीं और नहीं हो पाया आपके सहयोग से। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जानते हो पूरे देश में ऐसा कई उदाहरण नहीं है। कौशल विकास मंत्रालय, एनएसडीसी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर नवीन काम किया। महिलाएं आज बैडमिंटन का रैकेट बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती थीं, या महिलाएं एकत्रित होके और वो शटल कॉक और बैडमिंटन रैकेट बना रही हैं। और आने वाले समय में ग्रेफाइट के रैकेट बनेंगे जो शायद देश में कहीं नहीं बन पाते, वो भी ये महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। तो महिलाओं की शक्तियों को आप कम आंक रहे हो, समय महिलाओं का ही है। मैं कहना चाहता हूं, मेरठ की इसी धरती के क्रांतिकारी विचार के बशीर बद्र जी, शायद मेरठ कॉलेज में, कुलदीप जी जानते होंगे, 2 दशक सिखाया उन्होंने, 2 दशक यहीं रहे, 87 तक शायद यहीं रहे। और उन्होंने कहा है कि जब से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है। आज तक मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। यानी जब आप कोई क्रांति के विचार लेके चलते हो, बड़े उद्देश्य को लेके चलते हो, तो मेहनत ही मेहनत। वही किसान आज मेहनत करता है। किसान को नहीं मालूम उसे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन किसान को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये बात चली थी कि हमारे 9 विधायक हैं, वैसे तो 11 हो गए, 10 हो गए यहां और 1 हो गया हमारे भरतपुर। 10 हो या 1 हो या 100 हो, प्रदेश का किसान जानता है कि जब तक हमारी संख्या है लोक दल की, उसका हिमायती देश के सदन में खड़ा है। त्याग जी ने, तिलक जी ने तो बड़े प्यार से समझाया, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, मैं धन्यवाद देता हूं। वरना कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो दूसरे दल को श्रेय दे दे। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होता जो दूसरे पार्टी का सहयोगी दल का नाम नहीं लेते लोग। उन्होंने सदन में लिया और उन्होंने प्राइवेटली मुझे भी कहा कि जब लोक दल का विधायक मिलता था तो मुझे गन्ने की बात पे ही चिपटता था। भाव का क्या होगा, भाव कैसे मिलेगा, पेमेंट क्या होगा। तो हमारे तो कोई भी जो प्रतिनिधि होता है वो जाके यही कोशिश उनकी होती है कि किसानों को लाभ पहुंचे। आज किसानों के पास समस्याएं कम नहीं हुई, ज्यादा ही हुई। बजट में घोषणा हुई थी कि केसीसी का 3 लाख का जो लिमिट था वो 5 लाख कर दिया गया है, लेकिन मुझे जानकारी है अभी भी जो किसान जाते हैं बैंक में, उन्हें केसीसी में 5 लाख तक का लोन नहीं मिल रहा। अभी भी जो है 3 लाख की पाबंदी बैंक वाले समझा देते हैं उल्टा। बात सही है कि नहीं है? आपकी पैदावार भी मुझे वो नहीं दिख रही। इस बार गन्ने की फसल में कमजोरी थी और यूपी की जो मिलों के पिरोई के आंकड़े हैं मैं देखता हूं, इस सत्र में अनुमान है कि लगभग 60 लाख टन कम पिरोई हुई, रिकवरी भी घट रही है। इस सब में जो पुराना बीज जो आपके फायदे का था, अब जब तक कोई नई पद्धति नहीं आएगी, तकनीक आएगी या कोई अनुसंधान में कोई नया इजाद चीजें होंगी और वो किसान तक पहुंचेंगी, लैब टू फार्म, जब तक हमारे कृषि विश्वविद्यालय
हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जो सिर्फ देखती है कि हम इथेनॉल बना दें और बेच दें और मुनाफा करें, उनको ये भी देखना चाहिए कि हम नई पद्धति से कैसे किसान को जोड़ें और किसान की पैदावार कैसे बढ़ेगी। इसमें निवेश सरकार तो करेगी, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका है। तो मैं मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि जो इस्मा है, प्राइवेट उद्योग है, उन पे भी हमारी एक कड़ी निगाह नजर रहेगी। लोकदल के हिमायती लोगों को भी मैं कहूंगा कि तुम भाव और पेमेंट का दबाव बनाते हो, तुम ये भी कहो कि ये आके किसानों के बीच आवें, ये कृषि विज्ञानक को भेजें, लैब में बंद होके वो काम जो कर रहे हैं उनको जमीन पे आके देखना चाहिए कि किसान क्या चीज को राजी है और किससे किसान अपना फायदा समझता है। मैं बात तो बहुत कुछ थी कहने को मेरे मन में भी। एक पृष्ठभूमि है, माया त्यागी कांड से लेकर जब यहां आप लोग निकल के आए थे, सहयोग की भावना, आंदोलनकारी के तौर पे निकले थे, एक जुनून सवार था लोगों। किसी ने दाएं बाएं नहीं सोचा, भाई ये देखा चौधरी साहब ने कह दिया है तो बस हमें करना है, करो या मरो की स्थिति बना दी आपने। और यही जन भावना हमें फिर अपनी जिंदा रखनी है, जीवंत रखनी है, एक दूसरे के आपस में मेल जोल रहे, यही लोकदल की मजबूती रही। और जब आप भाईचारा को जिंदा रखोगे, आपस में तालमेल बना के रखोगे, तो हमारे विधायक और सांसदों की गिनती भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यही बात चौधरी चरण सिंह जी हमें सिखा गए। चौधरी अजीत सिंह जी की तो यही इच्छा थी, आखिरी चुनाव इसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का निर्णय भी उन्होंने लिया था कि उनको इस भाईचारे का निर्माण करना। तो इसलिए दोबारा कभी हम लोग गलती ना करें, इससे हम सीख लें और जो भी आप लोगों की भावना होगी उसी अनुरूप मैं भी कार्य करता ही रहूँगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बता पाता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें और सोच विचार करने की जरूरत है। हमारे पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता बेहद मेहनती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई होगी, आज तक नहीं हुई। कई ऐसे गांव हैं जो कभी देखते ही नहीं, एक होके वोट करते हैं पक्ष में, वो मांगते भी नहीं कुछ। आज तो मैं सरकार में हूं, आज हमारे मंत्रियां बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री, जो चाहोगे तो लखनऊ में जाके कह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भले लोग हैं, वो अपने लिए नहीं है, उन्हें अपने से बड़ी तस्वीर दिखती है, वो राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। वो चौधरी चरण सिंह जी को अपना मानते हैं और उस विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत से हमारे नेता ऐसे भी हैं, शायद वो भी नहीं समझते इन बातों को। अक्सर अपने पर्सनल काम, मतलब मुझे तो लगता है कि रोज सुबह उठ के मैं 100 के तबादले कर दूं बस। नीतियों को भी देखो, थोड़ा पढ़ना लिखना, नौजवानों को खास तौर से कह रहा हूं। ये जो पीढ़ी थी ना, जो पगड़ी टोपी पहन के यहां बैठे हैं, इनके बाद क्या करोगे आप? अब ये थामे बैठे हैं समाज को, कठिनाई होती है तो ये संभाल लेते हैं चीजों को, अब आपको करना हो। लेकिन इसके लिए आपको फौलाद की तरह आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ढालने की जरूरत है। आज शुगर कंट्रोल ऑर्डर, ड्राफ्ट नियम केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। सच बताओ कितनों को जानकारी है? 1967 में बने थे, अब ऑर्डर 2026 में नया ऑर्डर निकलने जा रहा है और 20 मई तक, अभी 1 महीना है, जनता के सुझाव भी मांगे गए हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे मंत्रालय के, पूरा ऑर्डर देख लो। खांडसारी के लिए भी उसमें चीजें हैं, चीनी मिल के लिए भी इसमें प्रावधान है। पेमेंट होगा 14 दिन में, वरना 15% ब्याज की दर देनी पड़ेगी, यह भी प्रावधान है। पिरोई सत्र समाप्त होने के पश्चात जितना बकाया है, जितना बकाया भुगतान होगा वो डीएम को के खाते में देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। इस प्रकार के कई प्रावधान हैं जो बेहद मजबूत किसान के फायदे के लिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ उसमें खामियां भी हों, लेकिन जब तक लोकदल वालों की नजर ही नहीं जाएगी, फिर आप कह दोगे जी चौधरी जैन जी हैं, वो लड़ लेंगे कैबिनेट में। ऐसा नहीं बनेगी बात। यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में
जो विशेषज्ञ हैं, जो समझते हैं, नीति को भी समझते हैं और खेती को भी समझते हैं, तकनीक को भी समझते हैं और पुरानी विद्या को भी जानते हैं, जो हल भी चला सकते हैं, हल, फावड़ा और खुरपी चला के जिनके हाथ कठोर हैं, लेकिन किसान के लिए जिनका दिल नरम है और वो कलम को भी संभाल सकते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों को मैं चाह रहा हूं, आह्वान करता हूं कि उस ऑर्डर को भी देख लो, पढ़ लो, जान लो, और कोई भी सुझाव होगा तो हम आपके लिए, जितने यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जितने लोक दल में आप ताकत आपने दी है, जितने कलम में स्याही भरी है, वो कलम का प्रयोग किसानों के हित के लिए हम करना चाहते हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि केंद्र सरकार ये ऑर्डर एक रिफॉर्म के तौर पे लाई और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ के जो बुद्धिजीवी, जो छात्र हैं, उस ऑर्डर को देखें, पढ़ें और सुझाव दें। कहने को मेरे पास इतना ही था। और अनिकेत को मैं कहना चाहता हूं, इनकी इच्छा थी, इनके घर वाले इनको बाद में डांटेंगे, तो मैं कह देता हूं, ये तो मान नहीं रहा था, चिपट रहा था, मुझे फिर दिल्ली पहुंचना है, इनके घर मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं फिर आऊँगा, आपके घर भी आऊँगा, गाँव में भी आऊँगा। मेरा गाँव है, मेरा परिवार है। आप सबको, किसान के काम का वक्त है, देखो काम चल रहा है खेतों, और इस बीच में आप सब आए, इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी, लू चल रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की सी, भीनी सी, किसानों को फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ आए, मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर। मैं नहीं जा रहा, मैं